एनोरेक्सिया नर्वोसा लड़कों के मुकाबले लड़कियों में ज़्यादा कॉमन होता है। मैं एक तुर्की ड्रामा देख रही थी, उसमें एक लड़की, अब नाम तो मुझे याद नहीं, शायद मानत था ड्रामे का नाम, उर्दू में उसका वर्जन। तो उसमें जो लड़की थी उसको ये बीमारी थी, वो खाती थी और उसे फ़ौरन से वॉमिट करके उसको निकाल देती थी। और यहाँ ऐसी दवाइयाँ खाना जिससे बहुत ज़्यादा आपको मोशन लग जाए, या ऐसी दवाइयाँ खाना जिससे ड्रिंक करने से आपको वो पेशाब लग जाए, बहुत ज़्यादा यूरिन आने लग जाए, और यहाँ रनिंग करना बहुत ज़्यादा ताकि आपका पसीना बहुत ज़्यादा निकले। लोगों को अक्सर घर वाले परेशान हो जाते हैं कि हमारे लड़के को या लड़की को क्या हो गया कि आधी रात को भी उठ के फिर दौड़ना शुरू कर दिया। तो ये इस तरह का डिसऑर्डर। आई एम वर्किंग एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू ईटिंग डिसऑर्डर्स, और इसमें भी स्पेसिफिकली हम जो बात करेंगे वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा की। एनोरेक्सिया यानी कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख का लॉस का मतलब है आपको ख़त्म हो जाना या मिट जाना, और एपेटाइट भूख, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख का ख़त्म हो जाना। लेकिन ये एक मिस रूमर है, क्योंकि इस डिसऑर्डर में पेशेंट्स को भूख लगती है, लेकिन वो जानबूझ के अपने बिहेवियर को ऐसा शो करते हैं कि उन्हें भूख नहीं लगी और वो अपनी भूख को कंट्रोल करते हैं, जानबूझ के नहीं खाते। इस डिसऑर्डर में ख़ास तौर पे नर्वसा एनोरेक्सिया में वो पेशेंट जो हैं अपने बिहेवियर को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, या अपनी भूख को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, डाइट बहुत ज़्यादा करते हैं, भूख को मिटा देते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा स्लिम और स्मार्ट रह सकें। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मुझे याद है कि हम लोग जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तब मेरे पास एक पेशेंट आई थी। तो जब नर्स ने हमें बताया कि इस तरह एक कोई पेशेंट आई है, तो हमने उसे कहा कि आप इंटरव्यू रूम में ही उसको ले आएँ, तो हम यहीं पे इसकी हिस्ट्री ले लेंगे। तो जब वो पेशेंट अंदर आई तो हम देख के उसे हैरान रह गए, क्योंकि जब वो पेशेंट आई तो उसकी मदर ने उसको अपने हाथों में उठाया हुआ था। तो वो कोई जो पेशेंट थी वो कोई बच्ची नहीं थी, वो एक मिच्योर 90 ईयर्स की लड़की थी, लेकिन उसका वज़न इतना ज़्यादा कम हो गया था कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। तो मुश्किल से ही उसकी वो मतलब कि खड़ा होना भी उसके लिए बहुत मुश्किल था। तो उसकी मदर उसको उठा के लेके आई थी। उसमें वो सारी कंडीशन थी जो कि हमें मेडिकेशन में हमें बताई जाती हैं कि इस डिसऑर्डर के साथ हो सकती हैं। यानी कि उसका जिस्म बहुत ज़्यादा ठंडा था, ब्लड प्रेशर जो था वो उसका बहुत ज़्यादा लो था, यानी कि आप हिसाब लगा लें कि 40-50 पे उसका ब्लड प्रेशर जा रहा था, और उसका जब जो जिस्म था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, और उसकी दिल की धड़कन भी इतनी ज़्यादा कम थी कि बिल्कुल आप हिसाब लगा लें कि समझ नहीं आ रहा था कि इसका ब्लड प्रेशर कैसे चेक करें। और इसकी क्योंकि ब्लड प्रेशर में मरीज़ उसकी इतनी इतनी बाजू थी, तो जिस्म बहुत ज़्यादा उसका कमज़ोर हुआ था। तो इस तरह के जो डिसऑर्डर होते हैं उसमें पेशेंट, लेकिन फिर भी वो जो पेशेंट थी वो कबूल ही नहीं कर रही थी कि उसका जिस्म जो है वो पतला है। उसे लग रहा था कि अगर वो ज़्यादा खाएगी तो वो मोटी हो जाएगी, तो वो बिल्कुल भी वो ज़्यादा नहीं खा रही थी। इवन कि उसकी टांगें इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि वो अगर वो नीचे ज़मीन पर करती थी तो वो सूज जाती थी, तो उसको अगर वो ऊपर करती थी तो ठीक रहती थी। तो इसलिए इस तरह के पेशेंट जो होते हैं उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उनकी खाने लग गए हैं, अगर वो खाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, वो स्लिम नहीं रहेंगे। तो इस तरह के उनको साइकोलॉजिकली इश्यूज रहते हैं। अच्छा जी, अगर क्राइटेरिया की बात देख लें तो इसमें ये जो डिसऑर्डर है ये लड़कियों में लड़कों के मुकाबले ज़्यादा कॉमन होता है, और ये मिड टीन एज में होता है, यानी कि मिड टीन्स में होता है। 14 to 18 ईयर्स के दरमियान ये स्टार्ट हो जाता है होना। और इसमें जो है ये ज़्यादातर मॉडल्स, जो सोशल लोग होते हैं, मॉडल्स, एक्टर्स और स्पोर्ट्स वाले जो लोग होते हैं उनमें होता है। यानी कि आपने अक्सर देखा होगा स्पोर्ट्स वाले लोग, आपको हैरानगी होगी सुन के, लेकिन उनमें भी होता है। अक्सर लोग जो होते हैं वो इस तरह के, आपने एक मूवी थी दंगल, उसमें भी आपने देखा था कि वो अपनी जो बेटियां थी करेक्टर की, वो अपनी बेटियों को कम खाना खाने को कहता था ताकि उनका वज़न ना बढ़े। और इसी तरह से एक्टर्स जो होती हैं वो भी लाजमी ये चीज़ें खाती हैं ताकि उनको ना खानी पड़े। मुझे याद है हमारे पास कुछ पेशेंट्स आए थे, वो ये स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड थे। तो उन्होंने बताया कि वो रनिंग करते हुए शदीद गर्मी में वो लोग पहनते हैं, वो जो हम लोग बारिशों के दिनों में रेन कोट पहनते हैं, तो उस तरह का रेन कोट था, और वो पहनते हैं
सही मोटा वाला विंटर वाला, और उसको बंद कर लेते थे, जिप कर लेते थे, ताकि जब वो रनिंग करें तो उनको पसीना आए और उनका वज़न कम हो। और कई कई और वो तो 2-2 दिन तक कुछ नहीं खाते ताकि उन्हें उनका वज़न ना बढ़े। तो इससे हिसाब लगा लें। और जो आपने अक्सर मॉडल्स को देखा है, जो अगर आप देखें तो स्विमिंग सूट में या जब उनका शूट वगैरह होना होता है तो वो कई कई दिनों तक उन्होंने खाना नहीं खाया होता ताकि वो स्लिम और स्मार्ट नज़र आए। तो जो लोग ज़्यादा खाते हैं तो फिर वो तो इस कैटेगरी से बाहर ही चले जाते हैं। मुझे याद है, मैं एक तुर्की का ड्रामा देख रही थी, तो उसमें भी एक जो, अब मुझे याद तो नहीं है, शायद वो अमानत ड्रामा था, तो उसमें करेक्टर सलीम था, लेकिन उसके जो साथ उसके को वर्कर थी, दिखाया गया था कि उसको भी एनोरेक्सिया नर्वोसा की बीमारी होती है, और वो खाना खाती है और उसको वोमिट, लोगों के सामने तो वो खाया है उसने, और फ़ौरन से वो खा के वॉमिट करना, उंगली अंदर करके या किसी भी तरीके से वॉशरूम में जाके खाना सारा निकाल देती थी। और यहाँ वो डस्टबिन में उसका खाना पड़ा मिलता था कि वो कहीं मोटी ना हो जाए, उसका वज़न जो है वो बढ़ ना जाए। तो ये पेशेंट्स क्यों इस तरह का करते हैं, वो उनके अपने बिहेवियर्स को वो बहुत ज़्यादा उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया होता है कि उन्हें हर वक्त ये वहम रहता है कि वो मोटे हो जाएंगे अगर वो थोड़ा सा भी ज़्यादा खा लेंगे, या अगर उन्होंने सारा खाना खा लिया तो वो मोटे हो जाएंगे, तो उन्हें वो इस तरह की बीमारी रहती है। मैंने तो ये भी सुना है कि जो एंजेलिना जूली हैं उन्हें भी इस तरह की बीमारी रह चुकी है, तो वो भी इस तरह के डिसऑर्डर का शिकार हैं। तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनके घर वालों को कब पता चलता है कि उनके बच्चों के साथ कोई इस तरह का मसला चल रहा है, अक्सर जब खाना वो देखते हैं कि अचानक से इसके साथ क्या मसाइल हो गए हैं कि ये इसका वज़न कम हो रहा है, या बहुत ज़्यादा बढ़ा था अब एकदम कम हो गया है, या उनका बच्चा जो है उसका खाना जो है वो डस्टबिन में मिला। अक्सर आपने बच्चों को देखा होगा कि वो चॉकलेट भी अगर एक खा रहे हैं तो आधी एक उसकी बाइट ले ली और बाकी चॉकलेट बैग में रख ली या किसी को दे दी या डस्टबिन में फेंक दी। तो ऐसे बच्चों में इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, उन्हें होता है कि कहीं वो लोग मोटे ना हो जाए। अब इसका डीएसएम से एक दफ़ा क्राइटेरिया देख लेते हैं, क्योंकि बाज़ लोग, अगर बाज़ दफ़ा हम लोग को कोई चीज़ नहीं भी पसंद आ रही होती तो हम वैसे भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं उस चीज़ को, कि हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, हम ना खाएं ऑयल वगैरह, या इस तरह के हमारे अंदर चर्बी ना ज़्यादा हो जाए, या वाकई किसी को खूबसूरत दिखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें ये मसला ना हो। लेकिन अब हर बंदा कहना शुरू कर दे कि अब मैं थोड़ा खा लूँ तो कहीं मुझे ये एनोरेक्सिया नर्वोसा की बीमारी तो नहीं की, तो ऐसा नहीं है। तो क्राइटेरिया देखना बहुत ज़रूरी है ताकि क्राइटेरिया मीट हो। हमारी जो डीएसएम की बुक है, हमारा जो डायग्नोस्टिक मैनुअल जो है, उसमें से पता चले कि कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसका मीट करना ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि पेशेंट में वाकई कोई इस तरह के सिम्टम्स है या नहीं। अच्छा जी, डीएसएम की बात करें तो क्राइटेरिया कुछ इस तरह का है। जो नंबर 1 पे है वो है रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनर्जी इनटेक रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट्स, यानी कि या तो बहुत ज़्यादा खा लेना या बहुत कम खाना, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेना और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन कर लेना, या तो बहुत ज़्यादा खाएंगी या तो बहुत कम खाएंगी। अच्छा जी, इंटेंस फेयर ऑफ गेनिंग वेट और बिकमिंग फैट, बहुत ज़्यादा उन्हें डर होना कि वो अगर ज़्यादा खाएंगी तो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा मोटे होने का उन्हें बहुत ज़्यादा खौफ होता है, तो ये चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, किसी भी चीज़ को समझना ना, डिस्टर्बिंग चीज़ को, कि उनका बॉडी शेप जो है वो ख़राब ना हो जाए, तो इस वजह से वो चीज़ों को समझना ना, कि इसकी वजह से अगर वो कम खाएंगी तो उनको बहुत ज़्यादा मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो पेशेंट थी उनके कम खाने की वजह से उन्हें चक्कर भी आ रहे थे, वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, उनका ब्लड प्रेशर के लिए भी मशीन नहीं लग रही थी, उनकी हड्डियाँ इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई हुई थी, और उनको ब्लड की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी, दिल की धड़कन उनकी बहुत ज़्यादा कम थी, 30-40 हो गई हुई थी, और उनकी जो पाँव हैं, टांगें हैं, वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी कि उनको उठाने में भी, चलने में भी मसला आ रहा था, और वो अगर नीचे करती थी तो उनकी टांगें सूज जाती थी और दोबारा से ऊपर करना पड़ता था, इसलिए उनकी मदर उन्हें उठा के लाई थी। और इसमें जो एक बिहेवियर है, वो क्राइटेरिया वो है, रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर भी हो सकता है और बेंच बिहेवियर्स भी हो सकता है, यानी कि रिस्ट्रिक्टिव बहुत ज़्यादा अपने आप खाने को कंट्रोल कर लेना, जिससे वही मेडिकल कंडीशंस और सारी चीज़ें हों, और बेंच टाइप बिहेवियर्स भी हो सकते हैं, यानी कि बेंच टाइप बिहेवियर यानी कि अपनी बहुत ज़्यादा 2-3 घंटे लगातार खाना और फिर उसके बाद एक्सेसिव खाना, और उसके बाद उंगली डाल के या किसी भी तरीके से
अपने खाने को निकाल देना, या फिर इस तरह की कोई मेडिसिन खा लेना जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोशन लग जाए, या ऐसी मेडिसिन खा लेना जिससे आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आए, पेशाब आने लग जाए, या बहुत ज़्यादा दौड़ना, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना। बाज़ औक़ात तो ऐसे लोगों के घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि इन्हें क्या मसला हो गया कि रात को अचानक से उठ के ये दौड़ने लग गया है, तो वो भी अक्सर परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे के साथ क्या मसले हो रहे हैं। अच्छा जी, कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? कॉजेज़ में अगर देख लेते हैं तो काफ़ी रिसर्चेस कहती हैं कि इसमें जो मेन कॉज आता है, क्योंकि मैंने बताया ये लड़कियों में ज़्यादा होता है लड़कों के मुकाबले में, क्योंकि लड़कियों को शेप में रहना और उन्हें होता है कि हम लोग ज़्यादा स्लिम स्मार्ट दिखें ताकि हम खूबसूरत दिख सकें, तो ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी ज़्यादा लड़कियों में होती है। तो इसमें सबसे पहले जो आ जाती है चीज़, लड़कियां रेडी नहीं होती गर्लहुड से वुमेनहुड जाने के लिए, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खाने को डिसिप्लिन कर देती हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कर देती हैं कि उनके घर वाले ये कहें कि तुम मोटी ना हो जाए, कल को तुम्हारे रिश्ते करने हैं, इस तरह करना है, तो वो इस तरह की कुछ साइकोलॉजिकली उन पर इश्यूज़ आ रहे होते हैं जिनकी बिना पे वो ये समझ लेती हैं कि मैं अपने आप को इतना डिसिप्लिन कर लेती हूँ कि मैं कम ही खाऊँ ताकि मैं मोटी ना हो जाऊँ, या फिर बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल एक्सट्रीम कर लेना अपने आप पे कि मैंने कुछ भी नहीं खाना, और उसके नतीजे में वही मेडिकल कंडीशंस और कमज़ोरी वगैरह हो जाना, खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाना। अगर हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स की बात की जाए तो इसमें न्यूरो एप्रीफ्रेन जो न्यूरो ट्रांसमीटर वो बहुत अहमियत का हामिल है, उसकी ज़्यादा या कमी की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। और अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो इसमें थायराइड एक प्रॉब्लम हो सकता है, थायराइड का इशू भी हो सकता है, और कुछ फीमेल्स में हार्मोनल इशू होते हैं, यानी कि जब पीरियड्स वगैरह होते हैं तो 6 या 3 या 6 महीने से आपको पीरियड्स ख़त्म हो जाना या रुक जाना, तो यहाँ पीरियड्स का प्रॉब्लम होना, क्योंकि आपकी ब्लड डेफिशिएंसी जब हो रही होती है तो जब कुछ खाएंगे नहीं तो ब्लड बनेगा कैसे, और वो डेफिशिएंसी तो वो पीरियड्स का ख़त्म हो जाना, और ये सारी इस तरह की हार्मोनल जो इश्यूज़ हैं वो होते हैं, तो इसलिए फीमेल्स को इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर इसमें हम लोग देखें तो कि कौन से एसोसिएटेड हैं इसके साथ, इस बीमारी के साथ, एनोरेक्सिया नर्वोसा के साथ एसोसिएटिव में अगर कौन सी बीमारियां साथ आ रही है तो उसमें ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी के फीचर्स बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि कई लोगों को ओसीडी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि अगर मैं खाऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंपल्शंस उनके दिमाग में चलती रहती हैं। डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा जाने लग जाते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो इसी चक्कर में उनकी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा फीचर्स पाए जाने लग जाते हैं, और एनजाइटी हर वक्त उन्हें रहती है कि मेरे साथ मैं अगर ज़्यादा खा लूँगा तो क्या होगा, इस तरह की उनकी थॉट्स जहन में वर्क करते रहते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ट्रीटमेंट पे बात कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। इसमें साइकोलॉजिकल हेल्प, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, और साइकाट्रिस्ट का भी काम होता है, यानी कि जैसे कि मैं हर दफ़ा कहती हूँ, आपकी भी डिसऑर्डर की सीवियरिटी पे डिपेंड कर रहा होता है, आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपी और बिहेवियर थेरेपी से आपका इलाज करता है, लेकिन अगर सीवियरिटी की तरफ चले जाते हैं तो फिर फार्माकोथेरेपी पे आपको जाना ही पड़ता है, और बाज़ औक़ात तो इतनी सीवियर कंडीशन हो जाती है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है, यानी कि कई जो दिनों तक, कई महीनों तक, सालों तक बंदा हॉस्पिटलाइज रहता है, वहाँ पर उसका इलाज होता है, उसके खाने की देखभाल की जाती है कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दी जाए ताकि उसको, और उसको ये चीज़ समझाई जाए, सबसे इम्पोर्टेंट उसको अंडरस्टैंड कराई जाए कि तुम्हारे साथ जो मामला चल रहे हैं वो किस तरह से हल होंगे। तो बाकी इन 3 चीज़ों से मसाइल हल हो जाते हैं, लोग ठीक भी हो जाते हैं अगर उन्हें प्रॉपर उनकी देखभाल की जाए या साइकिल। और इसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फैमिली का सपोर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ताकि फैमिली को भी समझने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे के साथ क्या मामला चल रहे हैं। अगर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी कि ईटिंग डिसऑर्डर्स भी कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कितने जानलेवा भी हैं। कि एक बंदा है, आप इमेजिन करें वो खाए इसलिए नहीं रहा कि वो मोटा हो जाएगा, तो आप इमेजिन करें सोसाइटी का प्रेशर भी बाज़ औक़ात होता है कि नहीं तुम्हें स्लिम स्मार्ट ही नज़र आना है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। अगर आप भी अपने आसपास किसी को देखते हैं कि वो किसी इस तरह के डिसऑर्डर से मुब्तला है, तो उसको ज़रूर प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से सेशन लेके अपनी बीमारी को फ़ौरन से ही उसको कंट्रोल करवाना चाहिए और उसको मैनेज करवाना चाहिए। बाकी आपको अगर कोई भी ऐसे प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं,
और अगर सेशन लेना चाहते हैं तो आप, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। बाकी मुझे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।